हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, ये HSSC CET, DSSS, NVS, KVS, HPSC PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बेहद यूजफुल होने वाली है। यहाँ से आप लोगों का कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन बनता ही है, क्योंकि आप लोगों के अकाउंट्स का आधार ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। और बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को या तो ऐसे पढ़ते हैं जहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं, या फिर इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि कुछ चीजें हमें समझनी पड़ती है, कुछ प्रोसीजर्स, कुछ चीजें याद करनी होती है। तो बच्चे इसको, क्योंकि हम लोगों को ना क्या होता है, कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम लोगों को जो आता है उसी को रिवाइज करते हैं, हम नई चीजें सीखने से कतराते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी बच्चा HSSC CET एस्टेट इन एग्जाम में जा रहा है, तो प्लीज आप इस टॉपिक को अच्छे से करके जाएं। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं और भर भर के बनते हैं। ठीक है, कैसे? इस टॉपिक को आज मैं ऐसे कवर करवाऊंगी, पूरा तो नहीं हो पाएगा, इसकी फर्दर वीडियोस आएंगी, पर मैं इस टॉपिक को इस तरीके से करवाऊंगी ताकि आप लोगों की जो भी क्वेश्चन यहाँ से आए वो अच्छे से टैकल कर सको, चाहे आप लोगों का स्टेट का एग्जाम हो, चाहे HSSC CET का एग्जाम हो। ठीक है, बहुत सारी मैं आप लोगों के लिए फ्रीली वीडियो लाती रहती हूँ टाइम टू टाइम, बहुत सारे टॉपिक्स पे जितनी हो पाती है। अगर आप लोग मेरा सिस्टमेटिक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। HSSC CET का क्रैश कोर्स भी चला हुआ है ग्रुप 6 के लिए, जिसके अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और पूरा जो कोर्स है, क्रैश कोर्स है, वो मिल जाता है। और एस्टेट 2024 का कोर्स भी लाइव है, आप चला हुआ है। ठीक है, तो एस्टेट के लिए भी आप लोग, कॉमर्स के लिए, और जल्द ही मेरा एस्टेट का PGT इकोनॉमिक्स का कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा। तो वो भी PGT इकोनॉमिक्स और PGT कॉमर्स के लिए आप लोग आ सकते हैं एस्टेट के लिए और पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहेगी, उनका भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी आप किसी भी कॉमर्स के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हो, आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, देखो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। बस मैं आप लोगों को, क्योंकि विद एडजस्टमेंट क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि सिंपल आपकी साथ साथ में ही आ जाती है आप लोगों को। बच्चों को यहाँ से इतने सारे डाउट्स होते हैं ना, स्पेशली मैं बोलूं HSSC CET वाले बच्चे और एस्टेट वाले बच्चे, इस टॉपिक को कतई छोड़ के मत जाना। और ये टॉपिक मैं आप लोगों को बहुत इजी लेवल से क्लियर करवाऊंगी और इससे आप लोगों की कहीं ना कहीं बेसिक फाउंडेशन बनती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। जैसे आप लोगों को स्कूल में, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप लोग स्कूल जाते हैं, पूरे ईयर जाते हैं। लास्ट में आप लोगों का टेस्ट होता है, यानी आप लोगों के पेपर होते हैं, और आप लोगों का जो आप लोगों ने मार्क्स लिए, जो आप लोगों का रिजल्ट है, उसका एक क्या होता है, रिपोर्ट कार्ड। राइट, आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड, यानी आपके रिजल्ट वाले दिन आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड आपके पेरेंट्स को दिया जाता है, जिससे आपके पेरेंट और आपके टीचर्स दोनों ही क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि भाई क्या, कि आपने कितना पढ़ा पूरी ईयर, आपने कितना समझा पूरी ईयर। ठीक है, आप कहाँ लाई कर रहे हैं, आप मीडियोकर बच्चे हैं, आप मोर इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप लोअर लेवल के बच्चे हैं, कैसे हैं, ये कौन बताता है, रिपोर्ट कार्ड बताता है आपका। आप अपना रिपोर्ट कार्ड का कंपैरिजन करते हैं दूसरे बच्चों से, यानी क्लास में दूसरे बच्चों से, कि आप उनसे कितने बेहतर हैं और कितने मतलब समझ में अभी कमी है, यानी आपने सीखा कम है। ये सारी चीजें कौन बताता है, रिपोर्ट कार्ड। ऐसे ही रिपोर्ट कार्ड की तरह बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कंपनी की। राइट, तो अगर मैं बोलूं, आप लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा कि आप लोग पहले, सबसे पहले बुक कीपिंग बनाते हैं। बुक कीपिंग यानी बहुत सारी बुक्स रखते हैं रिकॉर्डिंग के लिए और क्लासिफाइंग के लिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग बुक कीपिंग होता है आप लोगों का, एज यू नो। क्लासिफाइंग मतलब जो भी लार्ज बिजनेस होते हैं वो सब्सिडीज बुक बनाते हैं। ठीक है, लेकिन स्मॉल बिजनेस तो जर्नल से ही काम चला लेता है। तो ये क्लासिफाइंग और रिकॉर्डिंग किसका पार्ट होता है, बुक कीपिंग का। उसके बाद आप लोगों का, जहां पे बुक कीपिंग एंड होती है, वहां पर अकाउंटिंग शुरू होता है, और अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग से लेकर कम्युनिकेशन तक आप लोग पूरी प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, यानी आप लोगों का एक टर्म होता है ऑडिटिंग, यानी पूरी प्रोसेस के बाद ऑडिटिंग शुरू हो जाती है। राइट, जिसके अंदर आप लोगों का ऑडिटिंग में आप लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। राइट, सॉरी, ऑडिटिंग के अंदर क्या करता है, ऑडिट करता है कौन, आप लोगों का CA, और बताता है रिपोर्ट सही है या नहीं। तो क्या एनालिसिस करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का।
और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट काफी चीजें इंक्लूड होती हैं। हाँ ठीक है, काफी चीजें कौन कौन सी बेटा? सबसे पहले तो आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। फिर आप लोगों का बैलेंस शीट इंक्लूड होती है। थर्ड इज आप लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड होती है। फोर्थ इज नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स इंक्लूड होता है। फिर फिफ्थ इज इक्विटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं आप लोगों के। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कई तरीके की होती है, यानी दो तरीके की होती है। एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, एक कंपनी बना रही है। तो दोनों के तरीके अलग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बेटा एज यू नो कि मतलब कुछ चीजों को ना, हर चीज के पीछे मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि अकाउंट्स में हर चीज के पीछे लॉजिक है। अगर आपने लॉजिक को नहीं समझा मतलब आप रट रहे हैं और फिर आप लोग कहीं ना कहीं गच्चा खाएंगे, राइट। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग अपनी नॉलेज को इनहेंस करने की बजाय आप लोग रट रहे हैं और फिर टाइम के रहते हैं, क्योंकि रटी हुई चीज ना टाइम के साथ आप भूल जाते हैं। अगर टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करते तो भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप चीजों को समझ के चलते हैं ना तो भूलने का थोड़ा सा कम चांस रहता है। या फिर आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी वो चीजें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना दो तरीके की हुई आप लोगों की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सोल प्रोप्राइटर यानी एक अकेला बंदा जो बिजनेस कर रहा है उसकी हो गई, और दूसरा हो गई आप लोगों की कंपनी की। अब ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट क्यों होती है बेटा? कंपनी बनाएगी अपनी अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। 2013 के यानी जो भी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, जो भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। और जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपने अकॉर्डिंग, इनका कोई एक्ट तो होता नहीं है क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, राइट। तो ये अपने अकॉर्डिंग बनाएगा। तो हो गया ना डिफरेंस, ठीक है। तो हो गया डिफरेंस चीजें। तो बेटा आप लोगों को ना चीजें ध्यान रखनी है, समझनी है हर चीज के पीछे क्यों। तो फिर उसके बाद इस वीडियो में मैं इस चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप लोगों को बेसिक करवाने की कोशिश करूंगी, ठीक है बेटा। कई बारी ना यूट्यूब पे वीडियो नहीं डलती है। अभी एक दो दिन से ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरे को वोमिट हो रही थी, तो थोड़ी सी इस कारण भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली। बेसिकली जो बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं मुझसे कि मैम ये टॉपिक लाइए, कई बच्चों ने बोला कि मैम अकाउंट्स का प्लीज बेसिक कराइए। एचएसएससी सीईटी वाले बच्चे, एस्टेट वाले, और बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे। दैट्स व्हाई मैं ये बेसिक का टॉपिक लेकर आई हूँ, ताकि आप लोगों को 11 12 का ये टॉपिक जो कि आप लोगों को हमेशा तंग करता है क्योंकि आप लोगों ने इसको बेसिक से नहीं पढ़ा। देखो आप लोगों का जब नोटिफिकेशन नहीं आता है ना किसी एग्जाम का, लाइक अभी एस्टेट का भी नहीं आया है ना, अभी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी नहीं आया, तो उस टाइम आपके पास मौका होता है जो टॉपिक आपके कमजोर है ना, जो आप लोगों के बेसिक्स कमजोर है ना, आप उस पर काम कर ले, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी आएगा ना एग्जाम तो आप लोगों का हमेशा क्लियर नहीं बल्कि अच्छी रैंक के साथ होगा। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ रैंक का टारगेट करें, तब जाके आप लोगों को क्लियर तो आराम से हो जाएगा। अगर आप क्लियर का टारगेट लेंगे तो मे भी ना भी हो पाए, तो आप रैंक का टारगेट करें, यानी आप ये सोचे मैं तो रैंक ही लाऊंगा, राइट। अब एचएसएससी सीईटी वाले बच्चों को इतना सारा टाइम मिला है बट उन्होंने फिर भी बेसिक्स पे काम नहीं करा। वो हमेशा बच्चे ना पता नहीं क्यों सोचते हैं, बच्चों आप सारे मेरे बच्चे हो ठीक है। मतलब आई मीन टू से मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी जितना मैं बोल रही हूँ जितना आपने अप्लाई कर लिया ना, तो आपको एक नहीं साथ साथ में बहुत सारी जॉब्स मिल जाएगी। आप लोगों को अपनी कमियों पे काम करना है, प्लीज करिए। अकाउंट्स और जो कॉमर्स है इतना मतलब इतना वास्ट भी नहीं है कि आप लोग एक साल में कवर ना कर पाए, आप आराम से कवर कर सकते हैं। अपने बेसिक्स पे काम करिए, ठीक है। देखो बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले कह रहा है मीनिंग है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी जाती है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना कि अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होता है। 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है आप लोगों का अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताता है कि जो प्रिपेयर करनी पड़ती है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि क्या देखने के लिए, हमें डिटरमाइन करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द डेट, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन बताती है आप लोगों की उस डेट के ऊपर। अब बच्चों ये जो नोट्स है ये मेरी बुक है जो कि एस्टेट पीजीटी कॉमर्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अगर आप हिंदी इंग्लिश में है ये दोनों, ये बुक पूरी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप अगर अवेल करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर देखो इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एंड प्रोडक्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस का, जो कि ट्रायल बैलेंस के बाद बनाई जाती है। और ट्रायल बैलेंस क्या बताता है आप लोगों का? मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताती है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड करता है। यानी आप लोगों से ये भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि ट्रायल बैलेंस क्या बताता है, एक्यूरेसी बताता है, अर्थमेटिकल
या फिर कौन सी एक्यूरेसी फुली ट्रू एंड फेयर है, तो आपको बताना है फुली ट्रू एंड फेयर की गारंटी ट्रायल बैलेंस नहीं देता है। ये सिर्फ ये बताता है कि ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो रहा है इट मीन्स आपका अकाउंट मैथमेटिकली करेक्ट है, राइट। फिर उसके बाद है इट इज कंसिडर वाइटल इंफॉर्मेशन फॉर यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है, कह रहा है अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से बनाते हैं तो हमारे बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स को यूजफुल रहेगी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो अपने डिसीजन आराम से ले सकते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर। जैसे अगर कोई इन्वेस्टर है वो आराम से देख के कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो बिजनेस है वो कितना पैसा कमा रहा है उसको देखकर, राइट। तो अभी हम सोल प्रोप्राइटरशिप को पढ़ रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप का ही एग्जांपल रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज फाइनल अकाउंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जितने भी अकाउंट बनाए जाते हैं उन्हीं को फाइनल अकाउंट बोला जाता है। जैसे कि पहला बनाया जाता है हमारा इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट को बोला जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि दो पार्ट में बनाया जाता है। पहला पार्ट आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट होता है जो कि ग्रोस प्रॉफिट को दिखाता है या ग्रोस लॉस को दिखाता है, और अकाउंटिंग पीरियड में बनाया जाता है। इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहा जाता है। और जो दूसरा है आप लोगों का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है जो कि हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को बताता है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट होती है। ये क्या करती है, शो करती है कि पर्टिकुलर डेट पे ये क्या होता है, जो आप लोगों का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, अकाउंटिंग पीरियड के लिए। और ये क्या होता है, बैलेंस शीट आप लोगों की पर्टिकुलर डेट पे, यानी अगर आप रात के 12 बजे 1 बजे अगर बैलेंस शीट को देख रहे हैं तो मे भी अलग हो सकती है, और आप सुबह उठ के अगर किसी कंपनी या फिर किसी बिजनेस की बैलेंस शीट को देख रहे हैं तो मे भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि जो बैलेंस शीट है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड को दिखाती है। यानी जैसे आप अगर आपने सपोज करो आपने अपना अकाउंट में बैलेंस देखा, आप जनरली देखते भी आपका फोन जो होता है, फोन नंबर जो लिंक होते हैं अकाउंट से, आपके बैंक अकाउंट से, तो आप देख रहे हैं रात के 12 बजे आपके अकाउंट में बैलेंस है 12,000 रुपए। सुबह तक किसी ने 3,000 रुपए ट्रांसफर करे, आप सुबह उठ के देख रहे हैं आपके अकाउंट में बैलेंस है 15,000 रुपए। ऐसे ही कंपनी की बैलेंस शीट होती है, वो पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, पर्टिकुलर डेट पर जो चीज है एसेट्स और लाइबिलिटीज वो दिखा रही होती है, वो थोड़ी देर बाद चेंज भी हो सकती है। लेकिन आप लोगों का ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो पर्टिकुलर एक पीरियड का होता है, वो 2 महीने का हो सकता है, वो 6 महीने का हो सकता है, वो पर्टिकुलर 1 साल का हो सकता है, राइट। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम लोग फाइनल अकाउंट बोलते हैं। फाइनल अकाउंट में इंक्लूड होता है आप लोगों का इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड इज बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? मेरे हिसाब से चीजें समझ में आई होगी। अब है बच्चों ऑब्जेक्टिव की, भाई हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या है, कहते हैं क्यों बनाते हैं, तो पहले ही बता चुकी हूँ। अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमारा जो है ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस का पता चलता है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है कि हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना हुआ है। फिर है उसके बाद टू फैसिलिटीज कंपैरिजन। अब आप लोगों को ये भी पता चल रहा होगा कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैसे निकाल जाता है, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस कैसे निकाल जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, उसके अंदर ऑल डायरेक्टली जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना वो लिखे जाते हैं। यानी जो आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट है जो ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस निकालता है, उसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट इनकम्स है वो इंक्लूड होती है, डायरेक्ट इनकम या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। यानी आप बोल सकते हैं डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं इसके अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और जो आप लोगों का नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस है ना, उसके अंदर जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता वो बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं, छोटी सी मिस्टेक कर दी, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली लग रहा है। और जो इसमें है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और आप लोगों का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं, जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं वो, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और आप लोगों के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। आप लोगों को मेरे को एक तो डिफरेंस बताना है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस में क्या डिफरेंस है भाई। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहाँ होता है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कहाँ होता है, बताओ मुझे। नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कैसे होता है, मैंने बताया ट्रेडिंग एंड किससे होता है, ट्रेडिंग
जो आप लोगों का नेट लॉस और नेट प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस से होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस होता है। ठीक है, ठीक है, समझ आया? ठीक है। अब आप लोगों को मेरे को एक बारी ये बताना है या फिर आप लोगों को खुद लिखना है कि जो बैलेंस शीट है यानी आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें बैलेंस शीट का क्या शेड्यूल है और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो कौन सा शेड्यूल है, कौन से शेड्यूल में आती है और कौन से शेड्यूल के कौन से पार्ट में आती है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो आप लोगों को बताना है कि कौन से शेड्यूल में आते हैं और कौन से पार्ट में आती है। ठीक है, वैसे मैं चाहूं तो बता सकती हूँ आप लोगों को, ठीक है, बट आप लोग अगर खुद से लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, देखो बच्चों, देखो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा शेड्यूल, तो थर्ड शेड्यूल पार्ट 1 में आप लोगों का, थर्ड शेड्यूल का पार्ट 1 में बैलेंस शीट आती है और पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है ये चीजें। ठीक है, अब है बच्चों आगे देखो, अगर आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो अगर आपके टीचर ने आपका रिपोर्ट कार्ड दिया आपके पेरेंट को, तो आपका पेरेंट कहता है पड़ोसी के बच्चे के पता है कितने मार्क्स आए हैं, पड़ोसी के बच्चे के 75% आए हैं और आपके 73% आए हैं, तेरे से 2% ज्यादा मार्क्स आए हैं उसके, और वो आपसे ज्यादा पढ़ता है। मतलब पेरेंट के पास अगर रिपोर्ट कार्ड आ जाए तो कंपैरिजन अपने आप में ही कर लेता है ना, कर लेते हैं ना। तो ऐसे ही जब बैलेंस शीट आ जाती है कंपनी के पास, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो क्या करते हैं वो खुद ही क्या कर लेते हैं, वो खुद ही क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है कि वो खुद ही कंपैरिजन कर लेते हैं। और कंपैरिजन के लिए क्या करना पड़ता है हमें, कंपैरिजन के लिए क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन के लिए हमें किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती है। ओके, समझ आ रहा है आप लोगों को? देखो आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखनी है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ना मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेली रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं, और जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं वो आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आप लोगों का ट्रेडिंग का पार्ट होता है। ठीक है, आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद है और जो डायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं, जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट पे लगाए जाते हैं वो ट्रेडिंग का पार्ट होते हैं, और जो इनडायरेक्टली लगाए जाते हैं, डायरेक्टली कैसे, जैसे अगर मैं पेन बना रही हूँ तो पेन के लिए जितने पेन बना रही हूँ उतनी इंक चाहिए। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट क्या है, अगर मैंने बच्चों को बिठाने के लिए यानी बच्चों को बिठाने के लिए मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली, तो एक बच्चा आए तो भी उतना रेंट जाएगा और 100 बच्चे आए तो भी उतना ही रेंट जाएगा, तो उसे बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चाहे मैं उस बिल्डिंग में बच्चों को बिठाऊं चाहे कुछ भी करूं, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, डायरेक्टली बच्चों से रिलेट नहीं कर रहा। तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो सारे किसका पार्ट होते हैं, आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है, और इसी को ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है। और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आप लोगों के ट्रेडिंग का पार्ट होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, कंपैरिजन कर सकते हैं, ये पॉइंट कर चुके हैं हम लोग। फिर उसके बाद हमें इनकम और एक्सपेंस का पता चलता है कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही हमें रिजर्व्स का पता चलता है कि हमारे पास कितने रिजर्व्स है। ठीक है, फिर उसके बाद रिजर्व्स क्या करते हैं कि जो हम रिजर्व क्या मतलब कोई फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए हम लोग बचा के जो धन रखते हैं, बचा के जो राशि रखते हैं उसको ही रिजर्व कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के, तो फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, कंपैरिजन कर सकते हैं, सोल्वेंसी पता चलती है। सोल्वेंसी का क्या मतलब होता है बेटा, कि हमारी कंपनी किसके कितने तक के जो खर्चे हैं वो पे कर सकती है, यानी करंट जो हमारी लाइबिलिटीज है उसको पे करने की क्षमता रखती है, लॉन्ग टर्म को पे करने की क्षमता रखती है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी सोल्वेंसी ये बताती है कि फर्म की कितनी ताकत है, फर्म की कितनी औकात है, एक तरह से ये बता सकते हैं हम लोग, हम कहते हैं ना, है ना। तो वही ये सारे रेशोज, बहुत सारे जो रेशोज हम निकालते हैं अकाउंटिंग रेशो में, वो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी जो फर्म की पोजीशन है वो बताती है। कोई करंट लिक्विडिटी को बताता है, कोई क्या बोलता है लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी को बताता है। ठीक है, कोई सोल्वेंसी को बता देता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन कौन से हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स यहाँ से भर भर के एमसीक्यू आते हैं और बच्चों के कई बार गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, इंटरनल यूजर्स, इंटरनल में कौन कौन, जो मालिक है वो इंटरनल यूजर, मैनेजमेंट है वो इंटरनल यूजर, एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस आर आल्सो इंक्लूडेड
इंटरनल यूजर्स विद इन द कंपनी, कंपनी की बाउंड्री के अंदर जो लोग बैठते हैं उनको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती है, क्योंकि उनको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर। ठीक है, जैसे ओनर को देखना होता है अगर वो कुछ प्रोडक्ट को बना रहा है तो उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू बनाना है या नहीं बनाना है, मतलब उसको उस प्रोडक्ट से प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट को भी चाहिए होता है डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एम्प्लॉयज और ट्रेड यूनियंस को क्यों चाहिए होता है। मान लो बहुत सारे एम्प्लॉयज आप लोगों के बिजनेस में काम कर रहे हैं, मान लो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है और आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो वर्कर्स भी क्या करते हैं, अपने सैलरी बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के वो ये पता करते हैं कि हाँ जी इतना प्रॉफिट हो रहा भी है कि हमारी सैलरी पे कर भी देगा या कल हमें बिना सैलरी देके ही भगाएगा, बिना वेजेस दिए। तो जो हमारे एम्प्लॉयज है, ट्रेड यूनियन है, वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ये डिसीजन लेते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर मतलब बेटा पब्लिक, कि पब्लिक को क्या है, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको देखकर बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं कि कल को हमारी जो सोसाइटी की ग्रोथ कर पाएगी ये जो बिजनेस है वो ये नहीं, या फिर अगर कोई जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करने से पहले देखते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी टैक्स के लिए देखती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि, और अगर बैंक और इंस्टीट्यूशन से हम अगर उधार में पैसे ले रहे हैं तो वो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर तभी पैसे देगी कि हम कल को उनका लोन चुका देंगे या नहीं चुका देंगे। कोई बाहर से अगर हम पैसे किसी बाहर से लेते हैं, बाहर से इन द सेंस बैंक से ना लेकर किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं, तो वो भी कौन से भले होते हैं, वो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे पहले कि कल हम उनके पैसे चुका देंगे या नहीं चुकाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रेजेंटेशन मेथड्स, कि भाई आप लोगों का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ ना बच्चों, मैं आप लोगों को ये बोल दूं, जितने भी एस्टेट वाले बच्चे हैं, एचएसएससी सीईटी वाले बच्चे हैं, या फिर आप कोई भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हो और आपको अकाउंट्स और बीएसटी आ रहा है, तो आप ये ले सकते हैं। एस्टेट के लिए तो ये फुली डेडिकेटेड है मेरी नोट्स, मेरी बुक। और बच्चा ये नोट्स ना, ये बुक ना नोट्स के फॉर्म में बनाई गई है, मतलब आपको हर चीज ना खुद पढ़ के समझ में आ जाएगी। एक लाइन लिखी गई है इंग्लिश में, वो हिंदी में भी यूं की यूं ट्रांसलेट की गई है, बहुत मेहनत लगी है बेटा बुक में। तो अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आएगी, और आपको ये कंटेंट कहीं और मिलेगा भी नहीं। मतलब आपको कंटेंट ये देखेंगे ना, आप कहीं नहीं मिलता है कि प्रेजेंटेशन कितने तरीके से की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। बहुत सारी बुक्स बस ये लिख देती है कि पहले ऐसे की जाती थी, अब ऐसे की जाती है। ठीक है, लेकिन मैंने चीजों को डिटेल में इंक्लूड किया है, मेरे को काफी टाइम लगा इस बुक को बनाने में, काफी मेहनत लगी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे नोट्स बनाना ना पड़े, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक आराम से ले सकते हैं स्ट्रेट। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कोर्सेज चला हुआ है, आप मेरे कोर्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगी, आप लोगों की स्ट्रेटेजी वीडियो। ठीक है, देखो पहले अब इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, फिर बताऊंगी कि कैसी कैसी कौन कौन सी वीडियोस आप लोगों की भविष्य में आने वाली है आपके यूट्यूब पर। ठीक है, देखो हॉरिजॉन्टल फॉर्म और वर्टिकल फॉर्म, दो फॉर्म में बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब कोई बच्चे सोचते हैं हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूज होता है, हॉरिजॉन्टल में एच आता है ना, एच मतलब ऐसे आप लोगों के ऐसे अकाउंट बनाए जाते हैं, यानी ऊपर आप लोगों की क्या लिखी जाती है बताओ मुझे, पहले लाइबिलिटीज लिखी जाती है फिर एसेट्स लिखा जाते हैं, ये चीजें ध्यान रखनी है। वर्टिकल फॉर्म यानी वी ऐसे होता है ना, यानी ऐसे अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ लाइबिलिटीज थी, यहाँ पे एसेट्स। बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही बनानी आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हॉरिजॉन्टल बनाई नहीं, क्योंकि जब उनने पढ़ा था तो वर्टिकली बनती थी बैलेंस शीट, अब उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों हिसाब से मैं चीजें करवाऊंगी। देखो आप लोगों की जो प्रेजेंट है फाइनेंशियल, जो इट प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप कहोगे मैम कौन सा सही है, बेटा दोनों ही सही होती है, बट जो आप लोगों की आगे चीजें पढ़ेंगे डिटेल में क्या क्या चीजें। देखो जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट है वो टी फॉर्म में बनाई जाती है। ठीक है, टी फॉर्म में, राइट, टी फॉर्म द स्टेटमेंट इज टू पार्ट्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, और आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड कंपेरिजन द डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इन केस ऑफ बैलेंस शीट। राइट हैंड साइड कंपैरिजन क्रेडिट साइड और आप लोगों का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, वर्टिकल है आप लोगों का इट प्रेजेंट सिंगल कॉलम स्टेटमेंट, सिंगल कॉलम स्टेटमेंट होती है जिसमें आप लोगों के अलग अलग कॉलम नहीं बनाए जाते हैं, उसके अंदर बोलते हैं सिंगल कॉलम। ठीक है, तो ये आप लोगों की वर्टिकल फॉर्म में होती है। ठीक है, एक मिनट बेटा, सिंगल कॉलम कौन सी होती है बेटा, सिंगल कॉलम में आपको ये वाली चीजें हैं, ये सिंगल कॉलम है। ठीक है, सिंगल कॉलम यानी ये वाली, तो वर्टिकल में है आप लोगों की दो लाइन है ना, दो लाइन है ना, इसमें दो लाइन होती है, यो
ठीक है, तो ये आप बोलोगे वर्टिकल है, और यहाँ पे पूरी पहले लाइबिलिटीज लिखी जाती है, ये हॉरिजॉन्टल। टू लाइन यानी टू पार्ट्स में ऐसे, ठीक है ऐसे, ठीक है। इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा है वैसे, हॉरिजॉन्टल एच वाला। इसमें ये वाली हॉरिजॉन्टल में ये समझ लो ये ऐसे ऐसे वाली बनाई जाएगी, और वर्टिकल में ये वाली, ठीक है। समझ में आई? मतलब जिसके अंदर सिंगल कॉलम होगा। इट डिवाइड्स, इट डज नॉट डिवाइड द स्टेटमेंट इन पार्ट्स, इट प्रेजेंट ऑल द सिंगल कॉलम, वन इज बिलो द ऑर्डर कैटेगरी इज each and based on appropriate pattern या फिर पैरामीटर्स। इट प्रेजेंट द आइटम्स, जो आप लोगों का इनकम स्टेटमेंट है वो कैसे बनाई जाती है। फर्स्ट ग्रोस प्रॉफिट निकाला जाता है, उसके बाद आप लोगों का ग्रोस प्रॉफिट निकाला जाता है, फिर उसके बाद क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जाता है जिसको नेट प्रॉफिट बोला जाता है, ठीक है। और ये आप लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखनी है आप लोगों का कि जो भी आप लोगों का प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, वो कैपिटल जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है, ये चीजें हम एमसीक्यू के टाइम पढ़ लेंगे, आप लोगों को चीजें समझ में भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई पेन आ जा। देखो अब है इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है बेटा, बैलेंस शीट के अंदर आप लोगों का एसेट्स और लाइबिलिटीज बताई जाती है। अब ये बस ये बता रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस और जो बैलेंस शीट है आप लोगों का क्या डिफरेंस है। समझ आया? देखो बेटा, हॉरिजॉन्टल में याद रखना, फिर से एक बार कंक्लूड कर देती हूँ। हॉरिजॉन्टल में आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो कॉलम बनाए जाते हैं, जैसे ऐसे। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो बोला तो प्रॉफिट एंड लॉस जाता है, पर इधर लॉस आता है और इधर आप लोगों का प्रॉफिट आता है, जितने भी प्रॉफिट होते हैं। तो बाय प्रॉफिट जितने भी आते हैं ये सारे ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू हो जाता है, और यहाँ पे इधर सारे लॉस आते हैं, ठीक है। और अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट में इधर तो आप लोगों की लाइबिलिटीज आती है और इधर एसेट्स आती है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो है आपकी हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल क्या है बेटा? वर्टिकल क्या है बच्चों? वर्टिकल है जो एक ही कॉलम बना रही है, पहले लाइबिलिटी, फिर लाइबिलिटी के बाद पूरा मैनर, सिस्टमेटिक मैनर से फिर एसेट शुरू होगी, ऐसे, ठीक है। और आजकल का जो सिनेरियो है, जो बैलेंस शीट आप लोगों की और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाई जाती है, वो वर्टिकल फॉर्मेट होता है। इज इट क्लियर? जो आजकल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो वर्टिकल में बनाई जाती है, पर गलत हॉरिजॉन्टल भी नहीं होती है। पर आप लोगों से ये पूछा जाए कि आजकल का जो ट्रेंड है वो कौन सा है, तो वर्टिकल है, बट गलत हॉरिजॉन्टल भी नहीं होती है, ठीक है। कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप हॉरिजॉन्टली नहीं बना सकते, बट आजकल की जो बनाई जाती है वो आप लोगों की वर्टिकल बनाई जाती है। आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार रीड करवा देती हूँ, ताकि आप लोगों को अगर कोई कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मतलब पढ़ के सही कर सकते हैं उसको। प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है उसके लिए बनाई जाती है, 1 साल 6 महीने ऐसे, ठीक है। पर्टिकुलर एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाई जाती है, वैसे आप पहले भी बना सकते हैं। फिर है अगर बैलेंस शीट तो पर्टिकुलर डेट के लिए ही बनाई जाती है। मैंने बोला जैसे आप बैंक अकाउंट में पैसा देखते हैं तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो, पर्टिकुलर डेट पे आपके पास कितने पैसे थे, नेक्स्ट डे चेंज भी हो सकते हैं। फिर है आप लोगों की जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, और जो आप लोगों की बैलेंस शीट है वो फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। ये पता नहीं हजारों बार, लाखों बार एग्जाम्स में पूछा गया है, चाहे आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, और बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बता देती है, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंसेस, जो प्रॉफिट एंड लॉस है इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता है, जबकि बैलेंस शीट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में, और जबकि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो क्या होता है, इट हैज बिकम्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज व्हिच बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, जो ओपनिंग बैलेंस बन जाता है नेक्स्ट पीरियड का, बल्कि ट्रांसफर कहीं नहीं होता है, ठीक है। फिर है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस। वैसे इन दोनों में तो डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी है तो आप लोगों को एक बार ही पढ़ लेना है। देखो पढ़ते हैं, ये आज का लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है बेटा? ट्रायल बैलेंस के अंदर एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर डेबिट बैलेंस होता है और एक क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। जो डेबिट बैलेंस होता है, जो डेबिट नेचर के चीजें होती है वो डेबिट में चले जाते हैं, जो क्रेडिट वाले होते हैं वो क्रेडिट में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन एसेट्स और लाइबिलिटीज में कोई साइड नहीं होती है, एक स्टेटमेंट होती है, तो इसलिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होती, बल्कि एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड होती है एक तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद है आप लोगों का जो ट्रायल बैलेंस है वो आप क्वार्टरली, मंथली, ईयरली कैसे भी बना सकते हैं, बट बैलेंस शीट आप एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ही बनाते हैं। जो ट्रायल बैलेंस है मैंने ऊपर बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है। बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है एक पर्टिकुलर डेट पर, ठीक है। जनरली ये लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर होता है।
फिर है जो ट्रायल बैलेंस है, इसके अंदर 2 कॉलम्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, जहां डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है वो आर जो इक्वल होता है अगर वो सही है तो, ठीक है। और जो आप लोगों का बैलेंस शीट है वो 2 पार्ट्स में होते हैं, एक तो लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड के अंदर आप लोगों को कैपिटल या लाइबिलिटीज होती है और दूसरे राइट साइड के अंदर आप लोगों की एसेट्स गिवन होती है, ठीक है। फिर है एक मिनट रुको, देखो इट कंपेयर्स ऑफ ऑल अकाउंट्स, नो अकाउंट कैन बी मिस्ड और चेक बाय अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताती है, ठीक है। इसके अंदर सारे अकाउंट इंक्लूड होते हैं। इट कंपेयर्स ऑफ ऑल द अकाउंट्स, नो अकाउंट कैन बी मिस्ड, यानी सारे, यानी कौन से अकाउंट, यानी आप लोगों के पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट तीनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, पर्सनल और रियल ही आते हैं, नॉमिनल नहीं आते हैं। इट कंपेयर्स ओनली पर्सनल और रियल और ओनली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। वही तो बात हुई, एसेट्स एंड कैपिटल, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज और कैपिटल अकाउंट, यानी आपके पर्सनल और रियल ही आते हैं, नॉमिनल यानी एक्सपेंसेस और इनकम इसमें नहीं आते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। एसेट्स और लाइबिलिटीज और कैपिटल आते हैं, यानी रियल और पर्सनल अकाउंट ही आते हैं किसमें, बैलेंस शीट में। फिर एडजस्टमेंट, इसके अंदर इट मेक बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम विदाउट मेकिंग एनी एडजस्टमेंट। ये कभी भी किया जा सकता है किस विदाउट कोई एडजस्टमेंट के, बट ये एडजस्टमेंट के बाद ही प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। ये चीजें डिफरेंस आप लोगों को आई होप समझ में आ गया है बच्चों। मैंने इस क्लास में आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का थोड़ा सा बेसिक कवर करवाया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं और इस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विद एडजस्टमेंट, यानी कौन सा कब कहाँ जाएगा, कौन सा कब बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, कौन सा अमाउंट कब ट्रेडिंग में लिखा जाएगा, कब प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा, ये पूरा समझाऊं इस पूरे चैप्टर को, तो आप मेरे को बताएं, ठीक है। तो मैं यूट्यूब पे करा दूंगी फ्रीली, क्योंकि बेसिक कहीं ना कहीं आप लोगों का मजबूत करेगा। और बच्चों मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी मतलब बहुत सारी तो नहीं, बट 2 कोर्सेज के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। एक तो बच्चों आप लोगों के एस्टेट के लिए 2024 के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगी कि कैसे मेरे कोर्स के बच्चे आप लोग कंप्लीट करेंगे अपने कोर्स को, स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपनी, और कैसे HSS CET वाले अपने जो बच्चे हैं वो अपनी चीजों को कंप्लीट करें, रिवाइज करें। HSS CET वाले बच्चों मैंने फुली आप लोगों को मैं बार बार बता चुकी हूँ कि आपके कोर्सेज चले हुए हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो बिलीव योरसेल्फ एप्लीकेशन जो कि मेरी है, डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप अवेल कर सकते हैं मेरे कोर्सेज को। डिस्काउंट चले हुए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा स्टेट का मैं फीस इंक्रीज हो जाएगी। एस्टेट देखो बहुत इजी है क्रैक करना, अगर आप सही राइट डायरेक्शन में आप लोग पढ़ते हैं तो, ठीक है। अगर आप पढ़ते रहते हैं, आपको ये नहीं पता एग्जाम में ये आता है, तो आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। आपको एस्टेट करना है, कम कंटेंट में करना है, तो जुड़िए बेशक से। आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने एस्टेट का कोर्स लिया और मेरा क्लियर नहीं हुआ। एक बार में क्लियर करोगे, बट शर्त ये है कि आपको मेरा कंटेंट 3 से 4 बार पढ़ना है, ठीक है। और मेरी ये बुक भी ले सकते हैं मार्केट से, जो कि एस्टेट की अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। डालना है एस्टेट PGT कॉमर्स बुक नीशू यादव बाय असिस्टेंट प्रोफेसर नीशू यादव, ठीक है, आपको मिल जाएगी। और HSS CET वाले बच्चों चिंता ना करो, मॉक टेस्ट 2 लेना चाहते तो ले लीजिए। जो मेरे कोर्स वाले बच्चे हैं प्लीज ऐसे बोल रही हूँ वैसे रिवाइज करते रहो, आप लोग सिलेक्शन जरूर लेंगे। मोटिवेशन बना के रखना है, लोगों की बात नहीं सुन रही है, अपनी पढ़ाई करते हुए चलना है, ठीक है। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।